इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है करियर कौन सा लेना चाहिए। करियर कैसे लेते पता है? कृष्ण जी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां कहते हैं कृष्ण के जीवन में सब कुछ छूटा, पर जो नहीं छूटा वो था उनका स्मित। डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ गए हैं, बहुत पिल्स ले रहे हैं लोग, तो उनको केवल हैप्पीनेस के थ्रू उनकी पिल्स छूट सकती। पूरे नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, मेरा रिकॉर्ड है पिछले 15 सालों में मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। पेरेंट्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को पढ़ाना, और मदर्स उस चीज के लिए डिप्रेशन में जा रही है, तो उसको कैसे मेंटेन करें? तो मदर एंड फादर को क्या करना चाहिए? कैंसर तो खैर बहुत ही कॉमन बीमारियां हो गई है, और क्या ऐसा दिया जाए कि वो ऐसे पेनफुल सिचुएशन में भी खुद को खुश रख पाए। हर बीमारी के पीछे उसके ही विचार है, और जो विचार आप करते हो वैसे ही डिसीज आपके बॉडी में होते हैं। आपने इतना वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडिया के ऑडियंस में और जो वर्ल्ड में ऑडियंस रहे? जिंदगी में जीना नहीं, जीने का अंदाज जरूरी है। सीने में हो लाखों गम, चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। और हमारे चेहरे की इसी मुस्कान को बरकरार रखने के लिए जो हमें इतने सालों से गाइड करते आ रही हैं, एक इंटरनेशनल स्पीकर आज मेरे साथ है जॉयफुल लाइफ के पॉडकास्ट में, हिमानी जी। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ जिनके साथ पॉडकास्ट में। मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूंगी कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐसा आप क्या करते हैं कि ये मुस्कुराहट जो आप लोगों को सिखाते हैं, तो ये कैसे आप बरकरार रख पाते हैं? तो मैं ये मानती हूँ कि हम सब एक ऊर्जा है, राइट? और हम जैसी ऊर्जा में रहते हैं ना, वैसा हम महसूस करते हैं। आपने ऊर्जा का प्रभाव महसूस किया होगा कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं तो ऑलरेडी आप अपलिफ्टेड फील करते हैं, और जब भी हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो हम हमेशा डाउन फील करते हैं। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप बहुत खुश हैं या आप उत्साह में हैं, उमंग में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, और जब भी हम उदास होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो जैसे कुछ करने का ही मन नहीं करता। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देती है ना, वो ऐसा लगता है कि कोई ड्रिंक पीने से या कोई गोलियाँ खाने से नहीं आती। हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारा मन देता है, और मन जब खुश होता है, मन जब पॉजिटिव होता है, तो ज़बरदस्त एनर्जेटिक होता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि जब शादी होती है और लड़की के माँ बाप है, कितने बुजुर्ग भी हो सकते हैं, 50 60 70 तक की उम्र पे होते हैं, पर जब घर में शादी होती है तो आप देख रहे हो वो 3-4 दिन तक बिना सोए, और जिसके घर में शादी है ना, वो तो खाने का भी उनका ठिकाना नहीं होता। तो न खा रहे हैं, न नींद ले रहे हैं, न 1 मिनट का सुकून है, न आराम है, न मन में कोई शांति है। मन भी काम कर रहा है, पर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? क्योंकि उत्साह होता है, खुशी होती है, घर में प्रसंग है, उसका उमंग होता है। तो जब हम उमंग के माइंडसेट में रहते हैं ना, तो हम ऑलरेडी एनर्जेटिक रहते हैं। मतलब सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी इज हैप्पीनेस। तो कोई ऐसी डेली रूटीन आप फॉलो करते हो क्या, जिससे आप पूरे टाइम खुश रहते हो? हम तो छोटी-छोटी चीज़ों में दुखी हो जाते हैं। आज मेड नहीं आई, तो आज फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, किसी की बात दिल पे लग गई। मतलब यदि मैं अपनी बात करूँ या और मैंने जो देखे हैं कलीग्स की, छोटी-छोटी चीज़ों में हमारे तो हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर-नीचे होता है। तो उसको जिंदगी को, मुझे सत्य, जिंदगी को देखने के ना 2 नजरिए होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, राइट? क्या होता है, पॉजिटिव इंसान को आप प्रॉब्लम दे दो, वो तुरंत उसमें से सॉल्यूशन ढूंढ निकाल दे, और नेगेटिव जो होते हैं ना, उसको सॉल्यूशन भी दे दो, उसमें से भी प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। तो देखो, हम नेचुरली ह्यूमंस हैं, और हम इस तरह से समाज में पले बड़े हैं कि हमें तकलीफें, कंप्लेन्स, ये सब कुछ होता ही है, और ये मैं भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मतलब पूरा, क्योंकि अगर मैं ऐसी होती तो मैं भगवान होती, राइट? मैं इंसान हूँ, बट मैं ट्राई जरूर करती हूँ कि जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखना। छोटी छोटी बात में जो हमें अपना हमेशा अपने को इरिटेट करती है, उसमें कम इरिटेट होना या ना इरिटेट होना। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेड नहीं आई है, डेफिनेटली ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। बट ऑन द स्पॉट पहले ऐसा होता था, मेड नहीं आई, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अरे यार मेड नहीं आई, हमारी मेड तो ऐसी ही है, इतनी छुट्टियां मारती है, और ये देखो। अब क्या होता है, जैसे मेड नहीं आई, तुरंत दूसरा दिमाग एक चलता है, किसको बुलाओ, सॉल्यूशन क्या लाओ, किसको फोन करूं, कहाँ से करूं, इसको ये करूं, आज झाड़ू पोछा चलेगा क्या, टाइप ऑफ हम जब थॉट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट हमारी एनर्जी को ना वो नीचे जाने से बचा लेते हैं। हम अपने आप को बरकरार रखते हैं उस स्टेट के अंदर, वरना कंप्लेन मोड में जाएंगे तो डाउन हो जाएंगे। तो अपने अंदर जो अवेयरनेस होती है ना कि मुझे हमेशा खुश रहना है, वो अवेयरनेस आपको हेल्प करती है, डाउन जाने से बचाती है। बहुत खूब। आप हमेशा लुइस है की एक बुक की बात करते हैं, यू कैन हील योर लाइफ। तो इस बुक की ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं और आप मैं ना ये साइंस सुन के, मतलब मेरा माइंड जो है वो शॉक रह गया था। आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले मैंने ये बात पढ़ी कि इंसान को जो बीमारियां होती है, ये वर्ल्ड वाइड है, 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है।
कैन यू बिलीव दिस? यानी मैंने जब ये पढ़ा मैं शॉक हो गई कि ओ माय गॉड, मतलब हम खुद हमारी बीमारी को जन्म देते हैं। हमने आज तक ये सुना था कि आउटसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं उसी वजह से बीमारी होती है, इवन मच्छर ने काटा तो बीमारी होती है, ये खाना पीना ले लिया तो बीमारी होती है। बट ये देखो, हम कहते हैं कि मच्छर बहुत हो गया और मच्छर काटने से मुझे डेंगू और मलेरिया होता है। तुम्हें पता है तुम्हारा डेंगू वाला मच्छर तुम्हारे आसपास 1000 लोगों को काट के आया है, राइट? सबको तो नहीं होता, तुम्हें क्यों होता है? तो तब पता चला कि हम ऐसा मानते हैं कि मलेरिया ही मतलब मच्छर की वजह से होता है, पर अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो मलेरिया का मच्छर क्यों ना हो, डेंगू का मच्छर क्यों ना हो, तुम उससे फाइट कर सकते हो, तुम्हारा बॉडी फाइट करता है। पर जब तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं होता तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और तुम बीमारी के शिकार बनते हो। इसलिए रीजन नहीं था, तुम्हारा शरीर तो सक्षम था पर तुम्हारा माइंड सक्षम नहीं था ना, इसलिए आउटसाइड के सारे सिम्टम्स आपको लगते हैं। 15 सालों से ये जो लुइस एल हे की किताब है या उसमें जो हैप्पीनेस पॉजिटिविटी के बारे में लिखा है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और मेरा रिकॉर्ड है 15 सालों में। मेरा तो सबसे बताऊँ, कोई शेड्यूल ही नहीं, क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं, कई बार महीने में 25 दिन ट्रैवल करते हैं। एज अ फीमेल आपको ट्रैवल करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें भी मुझे तो 12-15 घंटे स्टेज पे खड़े खड़े बोलना है। और खाना पीना तो ओ माय गॉड, ऑल द टाइम वी हैव पार्टी फूड, क्योंकि हमेशा इवेंट होती है, तो खाने पीने का शेड्यूल मैंने नहीं होता। पर नाइट एंड डे एंड पूरे नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, पिछले 15 सालों में मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। सुपर। नॉट अ सिंगल मेडिसिन इन लास्ट 15 years एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। कोरोना के जो सबसे क्रुशियल टाइम था, उसमें भी कुछ मेरे शेड्यूल ऐसे थे जहां मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और मुझे एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जब मेरा अमेरिका का कैपिटल हिल का जो प्रोग्राम हुआ था ना, उसमें ही मैं जिनके साथ ट्रैवल करके गई थी, वो गाड़ी में बाद में हम लोग 7 लोग थे, 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आए एंड ओनली जो बच गया वो मैं थी। वरना अगर मुझे कोरोना आता तो मेरा पूरा यूएसए ट्रिप वहां पे मतलब फिनिश हो जाता। बट तो ये मैंने देखा है कि जब आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, ऑफ कोर्स वो भी एक अपना अपने विज्ञान है, हेल्पफुल है। पर जब तक हो सके हम अपने आप को क्यों ना हेल्दी रखें। तो आप ये मान लो कि आपकी दुनिया में जो हो रही है वो मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमेटिक है। अभी आपने बात की अमेरिका के जो आपके सेशन की, तो मैं चाहूँगी कि इसकी डिटेल भी आप बताएँ कि कैसे आपने उसे मैनिफेस्ट किया और ये काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। यूनिवर्स ना अलाइन हो जाता है हमारे साथ। हम हमारे वर्कशॉप में एक रिट्रीट होती है, स्पिरिचुअल रिट्रीट, तो उसमें एक चीज़ सिखाते हैं जिसे कहते हैं अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ आप ऐसा तालमेल बिठाओ कि आपकी जो दिल की विशेज़ है, उसके लिए शायद आपको ज़्यादा प्रैक्टिसेस की भी ज़रूरत ना पड़े। आप विश करो और चीज़ें होने लगे। जैसे हमारे संत महात्मा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो कितने पावरफुल थे। वो तो जस्ट एक मतलब कमांड देते थे और चीजें वहां पे क्रिएट हो जाती थी। व्हाई? बिकॉज दे आर हाईली अलाइन विद द यूनिवर्स। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा यूनिवर्स के साथ तालमेल नहीं है। हम उसके मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स तो फॉलो कर रहे हैं पर बाकी की सारी चीजें बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे लोग मिलते हैं कि मैं कितना ट्राई करूँ, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज आपका अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस फील्ड में आने के बाद, खुश रहने के बाद, अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखने के बाद, ये होता बहुत बार है कि आपने जिस दिल से कुछ चाहा है और कायनात आपको मदद करती है। तो कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं यूएस में गई थी और पार्लियामेंट को ही देखने गई थी। साइट सीइंग में वॉशिंगटन में वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो मेरे ऑर्गेनाइजर को मैंने पूछा कि क्या हम अंदर विजिट कर सकते हैं, तो वो हंस पड़े, बोले हिमानी हम इंडिया की पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तो तुम अमेरिका की पार्लियामेंट में क्या बात कर रही हो। तब उन्होंने जब मुझे कहा, बस मेरे मन में ये ख्याल आया था कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के एक ऐसे स्टेज से धर्म परिषद दिया था जहाँ पे पूरी दुनिया में भारत को देखने के लिए लोगों को मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गया था, दृष्टि बदल गई थी भारत को देखने की। तो काश मुझे भी ऐसा चीज मिले एंड दैट वाज जस्ट माय वेरी इनर, मतलब बोलते हैं ना अंदर की बहुत विश थी। एंड चीजें भी कुछ ऐसी कुछ ही महीनों में हो गई मैनिफेस्ट। एंड सडनली मुझे नहीं पता था, मैं तो उस वक्त ये चीज को भूल चुकी थी विश करके। बट आई गॉट इनविटेशन और बोले क्या आप ये स्पीच देंगे, मैं बोला डेफिनेटली यस। एंड वो जब अमेरिका की पार्लियामेंट में मेरा प्रोग्राम हुआ और वो सब्जेक्ट उन्होंने दिया था हैप्पीनेस, जो आपका हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो उस दिन ना मुझे एक चीज समझ में आई, जब मैं इस फील्ड में आ रही थी तो हम लाइफ कोचिंग में आते हैं तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जिसमें हम बात कर सकते हैं। वेल्थ ले लो, बिजनेस ग्रोथ ले लो, मैनिफेस्टेशन ले लो, सारे टॉपिक्स है। बट मेरा जो कोर था वो मैंने हैप्पीनेस सेलेक्ट किया। तो सबने कहा कि हिमानी तू हैप्पीनेस क्यों ले रही है, इसके लिए तुझे कौन सुनने आएगा, तुझे कौन पैसा देगा, तो बिजनेस की ग्रोथ की बात कर, लोग लाखों रुपया देते हैं, राइट। मैंने कहा कि मैं आउटर मटीरियलिस्टिक
वस्तुओं को चेज नहीं करना चाहती। जो मेरे दिल में है ना, मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ। जब मैं जिसके ऊपर बिलीव करती हूँ, मेरा दिल जिसके ऊपर यस कहता है, अगर मैं वो फॉलो करूंगी और मैं दिल से करूंगी, तो मुझे विश्वास है कि दुनिया मुझे जरूर सुनेगी। और सबने कहा था कि हैप्पीनेस तो सब्जेक्ट को सुनने कोई नहीं आएगा, और एग्जैक्टली आज उल्टा हो रहा है। आज छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो छोड़ो, अमेरिका की पार्लियामेंट में भी जब मुझे स्पीच देने को मौका मिला, तो उन्होंने भी यही कहा कि हैप्पीनेस पे बात करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज पूरी दुनिया में देखो हैप्पीनेस इंडेक्स बाहर आ रहे हैं, दुनिया वाइज में, मतलब कंट्री में रिसर्च हो रहा है कि हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है। सब अपने आप को हैप्पी बनाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी ये क्या कहते हैं, इंडस्ट्री हो गई, डिमांड हो गई। अब जब 15 साल पहले मैं बात कर रही थी, सब लोग हंसते थे। आप एकदम सच कह रहे हो। अभी तो डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ गए हैं, मतलब मैं खुद भी देखती हूँ, मेरे जॉयफुल में आते हैं लोग, तो मैं देखती हूँ बहुत पिल्स ले रहे हैं लोग डिप्रेशन की, और बहुत यंग एज में ले रहे हैं। तो उनको केवल हैप्पीनेस के थ्रू उनकी पिल्स छूट सकती है? देखो, यू कैन हील योर लाइफ जो बुक है, एक बहुत बड़ा सर्वे है कि दुनिया की मैक्सिमम बीमारियां तुम्हारे नेगेटिव विचारों की वजह से हो रही है, तुम्हारे मन की वजह से हो रही है, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। यानी तुम्हारा मन बीमार है, इसलिए तुम्हारा तन बीमार है। तुम्हारा तन तो 100% परफेक्ट था, पर तुम्हारे मन ने उसको बीमार कर दिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में और पुराने लोग कहते थे, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। आपको पता है दुनिया भर की बीमारियों के ऊपर रिसर्च हुए हैं, एंड लिटरली आज ये प्रूव हो चुका है कि कौन सी बीमारी कौन से विचार की वजह से होती है। फ्रॉम ए टू जेड, लाइक ए से आर्थराइटिस ले लो, बी से ब्लड प्रेशर ले लो, सी से कैंसर ले लो, डी से डायबिटीज ले लो, एम से माइग्रेन ले लो, या आप टी से थायराइड ले लो। हर बीमारी के पीछे उसके ही विचार है, और जो विचार आप करते हो वैसे ही डिसीज आपके बॉडी में होते हैं। जैसे इमोशनल इश्यूज हमेशा आपके हार्ट को असर करते हैं, ईगो इश्यू हमेशा आपके घुटनों पे आके अटकते हैं, फ्यूचर का फियर हमेशा हमारी आंखों में आके अटकता है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर बॉडी। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉर्पोरेट में थी, मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मुझे मेरा करियर फिल नहीं मिल रहा था, तो मैं हर रोज एक चीज बोलती थी कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों मिला। एंड कैन यू बिलीव, मुझे छोटी उम्र में थायराइड डिटेक्ट हुआ। अरे बाप रे! एंड डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप थायराइड कभी ठीक नहीं कर पाओगे, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, विदाउट मेडिसिन नहीं होगा। पर मेरे मन ने मान लिया था कि बीमारी मेरे मन से आई है। मैंने रिसर्च तो पढ़ा, तो पता चला कि थायराइड का सेम थॉट है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड मैं ये बोलती थी कि मुझे अच्छा करियर क्यों नहीं मिला, मुझे मेरा पैशन क्यों नहीं मिला, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो अपने आप को जब कोसते हैं ना, तो ये सब यहाँ अटकता है। आपको पता है लेडीज को भी मैक्सिमम थायराइड होता है, क्योंकि लेडीज को मतलब बोलने नहीं दिया जाता, स्पीच की फ्रीडम नहीं होती, सब यहाँ अटक जाता है। उसको भी ऐसा लगता है कि मेरी शादी यहाँ क्यों हुई, मेरे घर में ऐसा क्यों है, मुझे क्यों चांस नहीं मिलता। ये सारे इसलिए लेडीज में थॉट ज्यादा होते हैं और थायराइड होता है। एंड आई टेल यू, अगर किसी को थायराइड है ना, डोंट वरी, मैंने सिर्फ 3 months पॉजिटिव माइंडसेट, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करके अपना थायराइड 100% क्योर किया। एंड आज 15 साल हुए हैं, वो वापस नहीं आया। तो इतना ज्यादा पावर है। तो आपके मन की वजह से बीमारियां हो रही हैं, तो तन को दवाइयां दे के और डैमेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई सारी दवाइयां ऐसी होती है जिसकी साइड इफेक्ट होती है। हाँ। वैसे तो कहा जाता है कि हर दवाई की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है, और कहते हैं जिस दवाई का कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसका आपके शरीर में कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो जहां तक पॉसिबल है, इमरजेंसी है, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक मेडिसिन, वी हैव टू टेक हेल्प। अदरवाइज जहां आपकी सिचुएशन नॉर्मल है, अब तो लोगों को ना एक हैबिट सा लग जाए कि भाई चलो सर दर्द हो रहा है, बट एस्पिरिन ले लेता हूँ, मुझे पेट में दर्द है, ये ले मतलब उसको अच्छा लगता है कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मुझे दवाइयों का कितना ज्ञान है। नॉलेज है। पर दवाइयां ले लेके आपने शरीर को कितना खोखला बना रहे हो। तो जहां तक पॉसिबल है, अवॉइड करो मेडिसिन को और यूज करो अल्टरनेटिव थेरापीज। राइट, आप नेचुरोपैथी की थेरापीज यूज कर सकते हो, आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, बॉडी को स्वस्थ रखने वाले माइंड पे काम कर सकते हो। आप हमेशा कृष्ण जी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण जी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी और उसके बाद भी वो बहुत खुश रहे। तो कृष्ण जी की वो स्टोरी मैं भी सुनना चाहूंगी, जो कृष्ण बलराम की स्टोरी आप अपने सेशंस में सुनाते हैं। राइट, कृष्ण भगवान के ऊपर तो हमारे काफी वीडियो बहुत वायरल हुए, क्योंकि मैं ना कृष्ण भगवान को, जैसे अपने होते हैं ना, अपना कोई करियर आप सिलेक्ट करते थे, एक रोल मॉडल बनाते हो, तो मेरे ना रोल मॉडल है हैप्पीनेस में कृष्ण भगवान। अरे वाह! ये मुझे लगता है ना, कृष्णा से ज्यादा इस दुनिया में कोई खुश इंसान ही नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा नहीं है, लोग क्या मानते हैं कि हिमानी तुम खुश हो मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। भगवान की लाइफ में चैलेंजेस आई तो हम तो इंसान है।
इस दुनिया में आप मुझे एक इंसान ला के दिखाओ कि जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो। हर एक की लाइफ में चैलेंजेस आती है, वो रास्ते का मजदूर हो कि मुकेश अंबानी हो, वो मोदी जी क्यों ना हो, हर एक की लाइफ ट्रबल से भरी हुई है और यही लाइफ का वे है। क्योंकि भगवान हमें प्रॉब्लम्स ना प्रॉब्लम मतलब तकलीफ देने के इंटेंशन से नहीं देता, हमें वो और भी ज्यादा सक्षम बनाने के इंटेंशन से देता है। हम इम्प्रूव होते हैं, हम बेहतर बनते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं, हम पावरफुल बनते हैं। आप देखो कोई एक इंसान हो जिसकी लाइफ में कभी भी ट्रबल नहीं आएगा, वो जिंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, राइट? हमें तकलीफें होती है, बट ठोकर के बिना आप कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे, लाइफ में चीजें समझ नहीं पाओगे। तो कृष्ण भगवान की अगर हम बात करें, उनकी जिंदगी में कितनी उनको तकलीफें आई। मतलब मैं उनकी जिंदगी की जब बात करती हूँ, जन्म जन्म कहाँ हुआ? जेल में। अब ये कोई जगह है जन्म लेने की? आप देखो आपके घर में बच्चे की कोई डिलीवरी आ रही, आप पहला सर्च करोगे बेस्ट हॉस्पिटल सिटी का कौन सा है, यस राइट? आप छोटी हॉस्पिटल भी नहीं करोगे, आपका बजट नहीं है, आप ट्राई करोगे कि मेरा बजट में इंक्रीज करो पर मेरे बच्चे को ना डिलीवरी कोई अच्छी जगह पे हो। आप सोचो कृष्ण खुद भगवान थे और एक जेल जैसी जगह जो कितनी मतलब नेगेटिव एनर्जी की जगह है, कितनी तकलीफ वाली जगह है, जहाँ पनिशमेंट लोगों को दिया जाता है, वहां तो कृष्ण भगवान खुद जन्म लेते हैं। सही और जन्म के बाद सबसे पहला एक बच्चे की नीड अपनी माँ, उसे से दूर कर उसी से दूर। आप सोचो एक बच्चा अपनी माँ से कितना दूर रह सकता है, उसको कितनी तड़प होगी माँ को पाने की, राइट? और कृष्ण ने तो ये भी सहा, पिता से अलग हो गए ये भी सहा। और बचपन जिंदगी का सबसे रिलैक्सिंग टाइम होना चाहिए था, जबकि कृष्ण की जिंदगी में वो भी नसीब नहीं हुआ। कृष्ण के ऊपर तो पूरा दिन मौत का साया मंडरा रहा है। कोई कभी राक्षस आता है, कोई ये अवतार लेता है, कोई वो अवतार लेता है, पता भी नहीं। वो बेचारे किसी के साथ खेल रहे, बाद में पता चलता है अरे ये तो राक्षस है। अब उतना जैसे ही राक्षस ही आते हैं, राइट? इस घर वाले बन के आते हैं, राक्षस बन के आते हैं। और सबसे बुरी बात क्या पता है? जान का दुश्मन और कोई नहीं, सगा मामा। हाँ आप सोचो दुनिया आपको नुकसान पहुंचा रही है, पर अगर कोई अपना ही आपके पीछे षड्यंत्र करे, कितना हर्ट होगा आपको। और चलो हर्ट हुआ तो आप कभी, मैं आपको कहूंगी कि जाओ ये शस्त्र लेके उनका खून कर दो, ये पॉसिबल नहीं होगा। कृष्ण को तो वो भी करना पड़ा, सगे मामा का वध करना पड़ा, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी मतलब दिक्कतें झेली। और ये सब होता है जब हम वो यंग एज में एंटर करते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार आता है। हाँ और ऐसा प्यार जिसको आज भी हम याद करते, तो सोचो वो कितना मतलब प्योर डिवाइन लव होगा, राधा कृष्ण का लव, राइट? बात है। पर जिसको वो इतना प्यार करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आज भी हम देते हैं, और उनको वो राधा तक नहीं मिली। हाँ आज की भाषा में बात करें तो ब्रेकअप ही हुआ ना। ब्रेकअप मतलब आज के मतलब कलयुग की भाषा में बात करें तो ब्रेकअप हुआ कृष्ण का। आजकल के यंगस्टर जब ब्रेकअप होता है तो पहला जाता है, अब मैं देवदास बनूंगा, दारू पीऊंगा, गांजा फूकूंगा। अरे बाप मैं बहुत सारे नशेड़ी लोगों को मिलती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग में लेके आते हैं, बोले ये ऐसा हो गया। फिर मैं कहती हूँ क्या हो, बोले मेरा दिल टूट गया, मैं जी के क्या करूँ। अबे बेवकूफ, देख कृष्ण का भी दिल टूटा था। कृष्ण ने आगे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद भी आप देखो पूरी जिंदगी कितनी स्ट्रगल, कितने सारे इश्यू, रण छोड़ भी बनना पड़ा, कितना सुनना पड़ा। एंड आखिर में इंसान ये चाहता है कि इतनी जिंदगी जब ट्रबल वाली गई तो मुझे मौत सुकून की मिले, उनको ये भी नहीं मिला। आज की भाषा में बात करें, अगेन मर्डर। कृष्ण के साथ भी तो यही हुआ ना, कोई आके मार के चला गया। तो भी कहते हैं कृष्ण के जीवन में सब कुछ छूटा, माँ छूटी, पिता छूटे, साथी छूटे, संगी छूटे, राधा छूटे, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, पर जो नहीं छूटा वो था उनका स्मित, उनका स्माइल, उनकी मुस्कुराहट। आज दुनिया में कहीं भी जाओ, मुझे एक कृष्ण की ऐसी मूर्ति या फोटो दिखाओ जो सैड हो, दुखी हो, अपसेट हो, नेवर। ऑलवेज अ ब्यूटिफुल स्माइल। दैट मीन्स व्हाट, कि मैं अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में हंसा हूँ, मुस्कुराया हूँ। और मैं भगवान था, मैं चाहता अपने लिए बेस्ट लाइफ लिखवाता, पर तुम फिर यही कहते कि वाह तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा था तो तुम मुस्कुराओगी ना। इसलिए मैंने सारी तकलीफें अपने ऊपर ले ली और तुमको ये एग्जाम्पल सेट किया कि अगर मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ था, वो तो एक चुटकी में महाभारत खत्म कर सकते थे, राइट? पर फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, अगर भगवान इतना सहन कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं, राइट? शानदार एंड जो कहानी की आप बात कर रहे हैं एक कहानी है जो हमारे हर वर्कशॉप, कॉर्पोरेट रिट्रीट में हम सुनाते हैं, और कृष्णा की ये कहानी लोगों को इतनी पसंद आती है और डेफिनेटली आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी कुछ ये है कि मेरे वर्कशॉप में मैं लोगों को ये सिखाती हूँ कि जिंदगी में जब भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आए ना, तो उसके ऊपर हंस दिया करो, यानी उसे निग्लेक्ट कर दिया करो, इसका इंपॉर्टेंस कम करो। हम क्या करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कृष्ण भगवान के जीवन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस कम क्यों करना चाहिए। कहते हैं जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ेगा। और हमें जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पर आप देखो अनजाने में हमारा सारा फोकस प्रॉब्लम पे है।
और इसलिए प्रॉब्लम ना बढ़ता जाता है। हमें जबकि सॉल्यूशन चाहिए था, हम सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम प्रॉब्लम के गुणगान गाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार कृष्ण और बलराम कहीं से जा रहे थे, उनको कोई डेस्टिनेशन में पहुंचना था, पर धीरे धीरे रास्ते में एक घना जंगल उनको पार करना था और वो कहीं रास्ता भूल गए और धीरे धीरे रात घनी होने लगी। तो भाइयों ने डिसाइड किया कि भाई इतनी रात में अगर हम कहीं इधर उधर गए और भटक गए तो मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे को, तो इससे अच्छा आज की रात यहाँ निकाल लेते हैं, सुबह जब उजाला होगा तो रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। अब रात को जंगल में रुकना वो भी तो सेफ नहीं है, तो करे क्या? तो बोले एक काम करते हैं ना, दोनों भाई हैं, 8 घंटे का समय है, 4-4 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं। पहले एक भाई सो जाएगा, दूसरा भाई उसकी ही रखेवाली करेगा और दूसरे घंटे में दूसरा भाई आराम कर लेगा। क्योंकि राक्षसों का डर है, जानवरों का डर है, सारा डर है। तो दोनों भाई अग्री करते हैं और कृष्ण और बलराम बात कर रहे हैं। बलराम कहते हैं बेटा तू सो जा कृष्ण, मैं बड़ा हूँ, मैं ध्यान रखूंगा। कृष्ण कहते हैं ठीक है, कृष्ण सो गए। अब वहां पे बलराम पूरा ध्यान रख रहे कि मेरा भाई सुरक्षित है, और अचानक उन्होंने देखा सामने से एक ब्रह्म राक्षस आ रहा है कृष्ण के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये तो महान योद्धा है, तो वो अपना शस्त्र निकालते हैं और उसके साथ लड़ाई करने में लग जाते हैं। अब दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती, जंग छिड़ जाती, युद्ध छिड़ जाता है। और होता कुछ ऐसा है कि जो ब्रह्म राक्षस है उसके ऊपर बलराम तो अटैक कर ही रहे हैं, पर ब्रह्म राक्षस की भी शक्तियां काफी है। तो उन्होंने अपना एक शस्त्र निकाला और जोर से बलराम को दे मारा। इतना जबरदस्त बलराम के हाथ में कट लग गया और पूरा खून निकल गया था। और जैसे ही आपको कभी कट लगता है ना, तो पहला क्या होता है, मतलब आपका हाथ वहां जाता है और मुंह से ना चीख निकल जाती है, पेन होता है ना। तो ऐसा ही बलराम का नेचुरल रिएक्शन था, उसका मुंह से चीख निकल गई कि आ। और जैसे ही वो चीखे, अचानक ये देख रही है क्या हो गया, जो राक्षस था उसका कद बड़ा हो गया। उसके राक्षस के ना 2 हाथ बाहर निकल के आ गए और वो राक्षस के पास 2 और शस्त्र नहीं आ गए। बलराम तो कुछ कंफ्यूजन में, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, रहा चलो लड़ो लड़ो लड़ो। और उस लड़ाई में अगेन अब तो ये और पावरफुल हो गया, तो वापस दे मारा, वापस खून निकला, वापस चीख निकल गई और चीखते ही अगेन वो बड़ा हो गया। और ये हो क्या रहा है समझ में रहा, हर चीख पे वो बड़ा हो रहा है, नए हाथ नए शस्त्र। अब तो बलराम उसके साथ लड़ने के भी सक्षम नहीं रहे। पर अच्छी बात ये होती है कि कृष्ण जाग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं भाई अब तू आराम कर, इसको तो मैं देखता हूँ। और कृष्ण है ब्रह्म ज्ञानी, उसको सारा ज्ञान है। तो कृष्ण भी उनके साथ लड़ाई करने में लग जाते हैं। और सेम अब राक्षस बहुत पावरफुल है, तो वो भी अपना हथियार लेता है, सेम बलराम को मारा वैसे ही कृष्ण को भी मारता है। कृष्ण को भी कट लगता है, कृष्ण के हाथ में भी खून निकलता है और कृष्ण को भी पेन होता है और कृष्ण भी वहां हाथ रखते हैं। पर हाथ रखने के बाद अपने पेन में वो चीखते नहीं है, वो करते हैं अट्टहास्य। और जैसे ही अपने दुख पे वो हंसते हैं, अचानक वो राक्षस के 2 शस्त्र गायब, 2 हाथ गायब और उसका कद छोटा। क्योंकि राक्षस के पास वरदान था, पावर था कि मैं अगर किसी को दुख दूं और वो अगर दुखी हो जाए ना, तो मुझे शक्तियां मिलेगी। पर मैं दुख दूं और फिर भी वो दुखी ही ना हो, तो मेरी ही शक्तियां छिन जाएगी। और यही हुआ इस कहानी में। और कृष्ण को तो ये साइंस पता था, कृष्ण तो चोट लेते गए हंसते गए, चोट लेते गए हंसते गए, और हंसते ही हंसते देखते देखते उसका कद कठपुतली जैसा हो गया। ऐसे पकड़ा गर्दन मरोड़ी, राक्षस खत्म। सोचो। तो और जबकि मैं देखती हूँ हिमानी, यदि मैं अपने आसपास देखूं तो हम छोटी-छोटी बातों को एक दूसरे से फ़ोन में शेयर करते रहते हैं, एक दूसरा को बताते रहते हैं, आज मेरा ये सिर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और मेरे कितनी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं हम लाइफ में। तो कहानी का यही मैसेज है कि आजकल की हमारी लाइफ में ना कोई राक्षस नहीं आने वाला है, पर सेम पावर्स सेम क्वालिटीज वाले आपकी लाइफ में ट्रबल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। बड़े और आपकी बड़े लाइफ में यस जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे ना सेम पावर, जिस हुँ, प्रॉब्लम पे आप ज्यादा रोए, टेंशन लिया, सोचा, गिड़गिड़ाए, वो सारा आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। पर जब आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया, कृष्ण की तरह हंस दिया, हुँ। आपने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अपने हर तकलीफ पे ना हंसना शुरू करो, उसे निग्लेक्ट करना शुरू करो। बहुत शानदार। तो मतलब जैसे हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की भी बात करते हैं कि रिप्रोग्राम करना चाहिए, हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए हैप्पीनेस ज़रूरी है। तो इसका कोई एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है क्या? या डेली रूटीन कोई ऐसी होती है जिसको फ़ॉलो करना चाहिए जिससे हमेशा खुश रह सकें? हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत शक्तिशाली है। और मुझे आज भी ऐसा ताज्जुब होता है कि हमारे इतने सारे प्रोग्राम हुए, जैसे कल क्या ही हमारा इतना बड़ा कॉर्पोरेट प्रोग्राम था रायपुर के अंदर, इतने सारे लोग आए हुए थे। एंड आई जस्ट सॉ एवरी टाइम, मैं जब पूछती हूँ कि आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के क्या बारे में क्या पता है, ओनली 10% लोग ही हॉल में निकल के आते हैं जिसको उसके बारे में पता है।
मुझे लगता है द सीक्रेट जैसे फिल्म जो आज से 20 साल पहले आ गई, जो हर एक को देखनी चाहिए, पर हमेशा 5-10% ही लोग होते हैं मेरे हर प्रोग्राम में। 1000 लोग हैं तो मैं देखती हूँ कि मतलब 100 50 लोगों ने 60, देखा। हाँ मैक्सिमम 100 लोगों को ही पता है, बाकी लोग अभी भी अनअवेयर है। तो देखिए हम जिंदगी में क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं, पर खुद के बारे में, मेरी थॉट्स, मेरी टैलेंट्स, मेरी वीकनेसेस, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा मेंटल प्रोग्रामिंग, उसके बारे में बात ही नहीं करते। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि चलो पॉलिटिक्स में डिस्कस करें, हाँ हाँ बोले मैं 2-3 घंटा बात कर सकता हूँ। बोला ठीक है, आप थोड़ा साइड में रख के अपने बारे में बात करें। मैं बोला शायद 5-10 मिनट में तो मैं थक जाऊंगा, क्या बोलूंगा, मेरा नाम ये है, मैं सिटी में रहता हूँ, मेरे को इससे इंटरेस्ट नहीं, तेरे अंदर शक्तियां, तेरा इंटरेस्ट, तेरा पावर। लोगों को यही दिक्कत है, पता ही नहीं है। तो पहले तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानो। हमारे वर्कशॉप में हम बहुत बेसिकली शुरू करते हैं कि पहले बिगिनर लेवल पे तुम जानो कि तुम कौन सी शक्तियों के साथ जिंदगी में आए हो, अपनी गिफ्ट्स को तो पहचानो। ये बात है ना बहुत अच्छे से समझाई गई कि अलादीन जीनी की कहानी में, जीनी ना चिराग पे सोता था और जब तक इसको घिसो नहीं ना तब तक वो कोई काम का नहीं था। घिसना माने उसको एक्टिवेट करना। तो एग्जैक्टली हम जीनी लेके घूम रहे हैं, वो गर्व भी कर रहे हैं मेरे पास जीनी है, जीनी, पर तू घिस तो सही, उसे एक्टिवेट तो कर, तब तो अपना जाके कुछ काम निकल पाएगा। तो दैट्स मीन सबकॉन्शियस माइंड का अगर आपको रिप्रोग्रामिंग करना है, बहुत जरूरी है सबसे पहले उसके बारे में जानो, उसके मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, एवरीथिंग बोलते हैं ना, हर एक चीज को एनालिसिस करो। और सबकॉन्शियस माइंड का कभी भी रिप्रोग्रामिंग करना होता है तो हमेशा ये याद रखो कि मेरे हाथ में एक ग्लास है जिसमें पानी बहुत गंदा है, और उसमें मैं कितना भी नया नया डालती जाऊंगी ना, वो नई चीज को भी गंदा कर देगा। पर अगर मुझे उसका रिप्रोग्रामिंग करना हो तो सबसे पहला वो गंदगी को साफ करना होगा। ओके। और हमारे वर्कशॉप में ना पहला काम हम गंदगी साफ कराना करते हैं। किसकी गंदगी? माइंड की गंदगी। यानी माइंड में जो भरा हुआ होता है। हर सुबह आप उठते हो और नहाते हो। क्यों? क्योंकि आप शरीर की साफ सफाई करते हो। आप बड़े जागृत इंसान है कि मेरा शरीर मैला नहीं होना चाहिए। शरीर को इतना साफ रख लिया तो आपके मन का हाल क्या हो? सही। अब मन के बारे में क्यों नहीं सोचते? हुँ। मन को तो मैला क्या मैला ही छोड़ दिया। तो सबकॉन्शियस माइंड का अगर आप रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट क्लीन योर माइंडसेट। उसके अंदर जो पास्ट मेमोरीज, जो भी आपका डेटा, लिमिटिंग बिलीव्स, ये सब कुछ क्लीन करो, फिर रिप्रोग्रामिंग होगा। और जैसे आजकल के यूथ के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब वो उनमें अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब शायद गैजेट्स के कारण बोलते हैं लोग या मोबाइल की आदत के कारण। तो क्या ये भी एक रीज़न है? क्या वजह है कि अभी के जो जेनज़ीज़ हैं और जो अभी की जनरेशन है बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं? कितनी भी सक्सेस के हाइट्स तक चले जाएँ, उनके हैप्पीनेस का क्वोटिएंट थोड़ा-सा डाउन ही रहता लो है या लो है। नहीं मतलब मैं ये स्पेसिफिकली कभी कोई जनरेशन को ब्लेम नहीं करूंगी कि हर जनरेशन के अपने अपने पॉजिटिव और अपने अपने माइनस पॉइंट रहते ही है। मिलेनियल्स के पास भी बहुत सारी चैलेंजेस थे और बहुत सारे उनकी स्ट्रेंथ थे, और जेंजी में भी सेम है। जेंजी को कई बार लोग बहुत नेगेटिवली भी देखते हैं, ऐसे है वैसे, तो उनके भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है। बट आज हम अगेन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ताकि ये हम उनको हेल्प कर सके इस बात से। तो जेंजी में ये बात जरूर हुई, मुझे उसको देख के भी बहुत दुख होता है कि वो बेचारे अपने बचपन से ही टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ गए कि उन्होंने कभी वो बचपन देखा ही नहीं कि विदाउट टेक्नोलॉजी जिंदगी कैसे होती थी, जो मिलेनियर्स के नसीब में आया। जैसे मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हर चीज में मतलब देयर इज नो मोबाइल, मोस्टली कोई टीवी भी ऐसा नहीं देखता था, तो हम हर चीज को ना लाइवली एंजॉय करते हैं। अब आज आप सोचो कि एक हफ्ता आपके घर में कोई भी प्रकार का टेक्नोलॉजी ना हो और आप जिंदगी कैसे जियोगे? अभी तो अनइमेजिनेबल लगेगा, राइट? हम गूगल मैप के बगैर जगह पे भी पहुंच जाते थे, हम डिक्शनरी खोल के वर्ड्स को ढूँढते थे। हुँ। हमें कहीं कोई जाना था, कहीं जगह का फ़ोन नंबर ढूँढना होता था, तो हम वो डायरेक्टरी खोलते थे। कहीं कहीं ट्रैवल करना है तो मैप में लिटरली सर्च करते थे। तो हम बहुत सारे आयामों पे सोच पाते थे। हमारा जो विचार करने की क्षमता था वो बहुत अलग-अलग दिशा में विकसित हुआ था। और अब क्या हो रहा है? वो सब लिमिट हो रहा है। एक फ़ोन में सब आ गया, एक फ़ोन पर फिर उससे क्या हो गया कि हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है ना वो कहीं न कहीं खो रहे हैं। हुँ। हम ये भूल जा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम इतना बोल रहे वाओ टेक्नोलॉजी व्हाट मतलब एआई इज द बेस्ट, पर एआई को जनरेट करने वाले तो हम है ना, हम तो ऑलवेज बेस्ट रहेंगे। तो मैं जेंजी को ना एक एक्सपीरियंस हमेशा सजेस्ट करती हूँ। हमारी एक रिट्रीट होती है, दैट इज 4 डेज रेसिडेंशियल रिट्रीट। उसमें काफी जेंजी यंगस्टर्स आते हैं, और वो रिट्रीट में सबसे पहला काम होता है 4 दिन का मोबाइल उपवास। सो नो फोन, नो सोशल मीडिया, उपवास। नो गैजेट्स, नो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, हाँ। और लैपटॉप नहीं है, टीवी नहीं है। और फिर वो जो 4 दिन रहते हैं, हम भी जिंदगी ना पहली बार अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन तो जन्म से ही मोबाइल के साथ बड़ी हो रही है। तो वो अनुभव करते हैं कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं है, और फिर मैं अपने दिन को कैसे स्पेंड करता हूँ। हम उनको ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, घुमाते हैं, मेडिटेट कराते हैं, और ब्यूटीफुल नज़ारे में ले जाते हैं। हम लोग कहीं भी ब्यूटीफुल जगह पे जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं पता है? मैं फोटो खींच लेता हूँ, रील ले लेता हूँ, वीडियो शूट कर लेता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, स्टोरी बना लेता हूँ, अपलोड।
बस मतलब आपने उस जगह को कितना देखा? नहीं, जब हमारे साथ वो सारे यंगस्टर्स आते हैं ना, द एक्सपीरियंस के मैन, हमने कोई नेचुरल ब्यूटी को ऐसा देखा ही नहीं। जब फ़ोन ही नहीं है, स्टोरी ही नहीं लेनी है मुझे, तो अब मैं दिल खोल के, आँखें खोल के उस नज़ारे को देखूँगा। लोग ना मुझे ये कहते हैं कि मैम ये देखो, ये फूल का कलर कितना सुंदर है, ये फूल और ये कैसे मैच है, किस त तो तब उनको रियलाइज़ होता है, वरना तुमने हज़ार बार वो फूल को देखा होगा, तुमको पता ही नहीं। जब भी देखा कैमरे की स्क्रीन ऐसे से ही देखा। करीब से देखा, तुमने उसको हिलाया। और पता है हम इतने सारे फ़ोटो लेते हैं, आप सच में अपने आप को पूछना कितनी बार आपने अपने सारे फ़ोटोज़ को देखा? नहीं, शायद पूरे साल में हमें टाइम भी नहीं मिलता ऐसा। तो हमको लगता है हाँ, है ना मेरे पास फ़ोन है ना मेरे पास, अरे यहाँ रख, तेरा फ़ोन कभी भी चला जाएगा, आज से तो तेरा डेटा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से कौन कौन डिलीट करेगा? तो मेरे सजेशन में यही है कि जेनज़ीज़ को ना ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाने चाहिए। पेरेंट्स को मैं ख़ास सजेशन दूँगी कि ऐसे रिट्रीट्स में भेजो, जहाँ पे वो कुछ नया जीवन में अनुभव करें, ताकि उनकी शक्तियाँ और भी डेवलप हो। जैसे अभी हम लोग माइंड में रखने की बात कर रहे थे, पर लोग इस चीज़ को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। कई बार वो इतनी बुरे पेन्स को अपने साथ रखे रहते हैं, जैसे कई लोगों की सास ने कभी उनके साथ कुछ ऐसा किया, या किसी के लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो गई जो बहुत ही ट्रेजिक थी, कोई छोड़ हुँ। के चला गया, या किसी तरीके के और भी, तो उसको वो भूल ही नहीं पाते और उसी के गम में रह जाते हैं। तो उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं? सिंपल इतना कहूँ, लोग है ना कहते हैं मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसे माफ़ नहीं कर नहीं पा कर रहा हूँ। पा ठीक है, बट आप है ना अपने आप को विजुअलाइज़ कर लो ऐसे, जैसे ये मेरा पास्ट है और ये मेरा फ्यूचर है। ये मैं छोड़ के आई हूँ, यहाँ मुझे जाना है। सारी पॉसिबिलिटी, सारी बेहतरीन सिचुएशन यहाँ है, पर यहाँ जाने के बजाय मैं ऐसे खड़ी हूँ। और मैं कहती हूँ फ्यूचर प्लीज़ मेरे लिए बेहतरीन चीज़ें क्रिएट करो। फ्यूचर मुझे बदल दो, फ्यूचर मुझे खुशियाँ दो। फ्यूचर क्या कहेगा मेरे तरफ देख तो सही। नहीं, आप कहोगे नहीं मैं नहीं देख सकता, इसको तो मैं नहीं भूल सकता, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ बुरा हुआ है। फ्यूचर कहता है कि तू आ, मैं तेरे लिए गुड न्यूज़ लेके आऊँगा, तेरे सपने साकार करूँगा। अरे आप कहेंगे हाँ, वो सब तू कर, पर मेरा काम तो ये है, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो आप ऐसे पकड़ के बैठे हो और आप ऐसे आगे जा रहे हो। आप वहाँ फ़ोकस ही नहीं कर पाओगे, वहाँ कुछ अच्छा क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। पता है आप जहाँ खड़े हो ना, वहाँ से आने वाले कल में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आप अमीर भी हो सकते हो, ये पॉसिबल है, आप गरीब भी हो सकते हो, पॉसिबल है। आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, पॉसिबल है, हाँ। आप निष्फल हो जाएँगे, पॉसिबल है। आपके साथ बहुत अच्छा होगा, पॉसिबल है, बहुत बुरा होगा, पॉसिबल है। सारी पॉसिबिलिटीज़ ना ब्रह्मांड में है, कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट है, उसमें है। हाँ। बस आप जहाँ फ़ोकस करोगे ना, वो आपके जीवन में आएगा, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। पर हम कहाँ फ़ोकस करें पता है प्रेज़ेंट में? वो पास्ट की चीज़ पे। तो पता है हम अनजाने में क्या मैनिफेस्ट करते हैं, जो पास्ट में हुआ ना वही ज़िंदगी दोहराएगी तुम्हारे साथ। मतलब माफ़ करना लोग कहते हैं, पर मैं ऐसे कैसे माफ़ करूँ? इसने मेरे साथ बुरा किया। मैं कहती हूँ इसलिए माफ़ कर कि तुझे ये रिपीट नहीं करना है। तुझे चाहिए कि यही अनुभव तेरी लाइफ में आए, और जब वो वापस आता है ना, वो दुगनी एनर्जी से आता है, डबल होके आता है। जैसे हम धरती में एक बीज बोते हैं, तो धरती कितना ज़ोर-शोर से आपको 1000 बीज वापस लौटा देती है। एक आम का बीज बो दो, पर 1000 आम निकल के आएँगे, हर एक में एक-एक बीज होगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, वो अनुभव रिपीट नहीं करना चाहते हैं, आज साँस की वज़ह से आप साँस को भूल नहीं चल सकते हो, तो होगा क्या? जो आने वाली बहू होगी ना, वो भी कुछ ऐसी ही होगी, हुँ। राइट? पर आप क्या चाहते हो कि ऐसी बहू मिले, जिसमें मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉज़िटिव, मेरी बेस्ट फ्रेंड बहू के रूप में मुझे मिले। तो छोड़ो ना इसे, है ना? तुम अपने ऊपर फ़ोकस करो। तो जो गया, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसमें चेंज कर सकें। इट इज़ लाइक नॉट एट ऑल, मतलब ये यूनिवर्स का साइंस में ही नहीं है। हमारे पास आज कोई टाइम मशीन नहीं है कि वहाँ जाके हील होगा। तो हमारे पास एक टाइम मशीन है कि हम फ्यूचर में ज़रूर जा सकते हैं। फ्यूचर को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो व्हाई टू फोकस ऑन पास्ट? लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो हमारी ज़िंदगी का यही लक्ष्य होना चाहिए। पास्ट को रिपेयर करो, फ्यूचर को प्रिपेयर करो, बहुत राइट? बहुत खूब। हिमानी जी, मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है बचपन में, और उसके बावजूद भी वो उस हाइट्स तक रीच नहीं कर पाते, हुँ। अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाते, यदि कहना चाहें तो। तो क्या उनका पोटेंशियल उनके हैप्पीनेस क्वोशिएंट के कारण ऐसा होता है, या कहीं और कुछ रीज़न्स हैं? स्टूडेंट में ना एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में मैंने खुद अनुभव किया है, इससे मैं जानती हूँ कि कई बार हमारे पास है ना बहुत पोटेंशियल होता है, पर हमें हमारे अंदर का पोटेंशियल क्या है ना, वो पता ही नहीं होता। आई टेल यू वन थिंग, सचिन इज सचिन बिकॉज ही चोज क्रिकेट। अगर सचिन उसकी जगह पे आज डांसर बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, आई गारंटी वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते, राइट? लता मंगेशकर इसलिए क्योंकि उन्होंने सिंगिंग चूज किया। लता मंगेशकर बोलती है कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाती हूँ, हुँ। राइट? तो ये बिल्कुल। कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो हर एक इंसान, अच्छी बात ये है कि हर एक इंसान एक टैलेंट ज़रूर लेके आता है। दैट इज़ कॉल्ड अवर गॉड गिफ्ट, जो भगवान हमेशा देता है। प्रॉब्लम है तो पूरी ज़िंदगी में ना हमें उस टैलेंट के बारे में पता नहीं होता। मेरी खुद की बात करूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल मैंने ज़बरदस्त फेस किया और मैं सारे स्टूडेंट्स से इसलिए रिलेट करती हूँ। इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है करियर कौन-सा लेना चाहिए। करियर कैसे लेते हैं पता है? एक, मम्मी-पापा ने जो बोला वो।
दूसरा, मार्क्स कितने आए हैं? हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स आए, चलो साइंस ले लो। मीडियम है, कॉमर्स में चले जाओ। अरे बुरे मार्क्स है, चलो आर्ट्स में चले जाओ। नहीं, आर्ट्स अपने आप एक फील्ड था, तुम्हारी टैलेंट थी तो तुम्हें जाना था, नहीं कि मार्क्स के ज़ोर पे। साइंस भी अगर तुम्हारे मार्क्स कम है पर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम जा सकते हो। एंड कई बार तो बच्चे है ना, बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फ़िल्म देखी है, अब आर्मी की फ़िल्म देखी, मैं आर्मी में जाऊँगा। पर ऐसा नहीं, वो लक्ष्य फ़िल्म में नहीं दिखाया, लोगों को पता ही नहीं है। एंड कई बार मम्मा माँ-बाप क्या होते हैं, बच्चे को फ्रीडम दे देते हैं, तुझे जो लेना है। तो बच्चा कुछ भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके, दोस्तों से इन्फ्लुएंस होके, रील्स देख के इन्फ्लुएंस होके अपना करियर सेलेक्ट करता है। पर करियर तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, उसके बेसिस पे लेना चाहिए। और हमारे टैलेंट के बारे में पता नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, कॉर्पोरेट में काम किया, तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी असली स्किल क्या है। और इसलिए मैं भटकती थी हर जगह पे। मुझे लगता था कि मतलब मुझे ये समझ में तो आ गया था कि ये जो काम कर रही हूँ मुझे पसंद नहीं है और ये मेरी टैलेंट भी नहीं है। थ्री इडियट्स में जैसे कहा है कि जो अच्छा लगे करो, पर मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि अच्छा क्या है मेरे लिए। मैंने कभी सिंगिंग भी ट्राई किया है, मैंने कभी एक्टिंग भी ट्राई किया है, मैं आरजे भी कभी रह चुकी हूँ। मैंने 50 चीज़ ट्राई करी और कुछ भी नहीं मिला। एंड देन हम एक डीएमआईटी टेस्ट करते हैं। इससे आपकी फिंगरप्रिंट से पूरा का पूरा ब्रेन रिपोर्ट तैयार होता है और इसमें नंबर 1 पे मेरा दिखाया कि मेरे अंदर लिंग्विस्टिक स्किल्स है। ओके, मेरी साइकोलॉजिकल स्किल्स है, तो मैं बहुत अच्छी लाइफ कोच, बहुत अच्छी स्पीकर बन सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी काउंसलर बन सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकती हूँ। ये रिपोर्ट में आया तब मुझे पता चला और मैंने जब ये कहा कि मैं ये बनूँगी, तो सबने कहा था हिमानी तूने ज़िंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया, तो कैसे करेगी? और आज आप देखो, मैं लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, मुझे उसमें कभी दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो मेरी टैलेंट थी ना, तो वो इतना ईज़ी हो गया मेरे लिए। जबकि मैं रिलायंस बिरला में अपने एकेडमिक के ज़ोर पे गई थी, पर फिर भी वहाँ मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तो एकेडमिक में मार्क्स अच्छे आ गए, पर अगर आपकी वो टैलेंट नहीं है ना, तो आप अपनी जॉब में स्ट्रगल करोगे। तो हम हर एक को है ना रिकमेंड करते हैं कि मस्ट डू डीएमआईटी इन योर लाइफ। जितना हो सके उतना जल्दी करो। तो ये टेस्ट कहाँ होता है? तो जैसे ये टेस्ट हम खुद करते हैं। डीएमआईटी मतलब क्या? डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स है, जब आप माँ के गर्भ में थे तब ये डेवलप हुई है और एक एक फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस से आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपके ब्रेन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, न्यूरॉन्स कहाँ ज्यादा है, कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो सब पता चलता है। रेखाएं नहीं है, रेखाएं जिंदगी में बदल जाती है। फिंगरप्रिंट्स जन्म से मृत्यु तक नहीं बदलती। इसलिए इस रिपोर्ट को लाइफ में सिर्फ एक ही बार करना होता है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक ये रिपोर्ट नहीं बदलेगा। आज कर ले 5 साल का बच्चा और 50 साल में करे, वो सेम होगा, क्योंकि ये आपके बाय बर्थ टैलेंट्स को दिखाता है। पर अगर आप इसको देख ले तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कौन से फील्ड्स हैं जो आपको लेने चाहिए, कौन से फील्ड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये रिपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है, कॉर्पोरेट के लिए होता है, एम्प्लॉइज के लिए होता है, हाउसवाइफ्स के लिए भी होता है, क्योंकि इससे आपको एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर करना पता चलता है। जिसको करियर में कोई ग्रोथ करना है, जैसे मैं कई बार देखती हूँ बिजनेसमैन है, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट वो एचआर में अच्छे नहीं और वो एज एचआर लेके बैठे हैं। कई बार वो फाइनेंस में अच्छे नहीं है, पर अब पूरे ओनर है तो फाइनेंस हमको हैंडल करना पड़ता है, फिर वहाँ दिक्कत आती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो एट दैट टाइम हम कहते हैं कि आपका जो सबसे टैलेंटेड है वो आप हैंडल करो और जहाँ वीकनेस है ना वहाँ गाइडेंस लो। वहाँ आप अपने कोच रखो, मेंटर रखो। और मैक्सिमम लोगों को अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं होता। और लोगों को क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, करियर सेलेक्ट करना है तो हम क्या कहते हैं पता है? मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, मैं उसको कोरियोग्राफर बनाऊंगा। तुम्हें पता है पूरा डांस और पूरा कोरियोग्राफी 100% डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि डांस शरीर के छोटे और बड़े मसल से होता है। इसे हम कहते हैं फाइन मोटर्स, ग्रोस मोटर स्किल्स। और कोरियोग्राफी होता है वो 100% विजुअल स्पेटियल भाग से होता है, यानी वो एक विजुअलाइजेशन की प्रोसेस है कि इस बीट पे ये डांस, इस बीट पे ये स्टेप्स। जरूरी नहीं कि अच्छा डांसर हो वो अच्छा कोरियोग्राफर भी हो, और जरूरी नहीं कि डांस आता ही ना हो, पर आप कोरियोग्राफी कर सकते हो। क्योंकि ये सारा गेम है। जैसे अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स आता है, मैं उसको डेंटिस्ट बनाऊंगा, मैं उसको हार्ट सर्जन बनाऊंगा। बेटा, मार्क्स से हार्ट सर्जन नहीं बनते, तेरी फाइन मोटर स्किल्स दे। फाइन मोटर स्किल्स माने आपके शरीर के छोटे मसल्स का कंट्रोल। अगर ये अच्छा है तब भी आपकी सर्जरी प्रॉपर होगी, तभी आप डेंटल वर्क अच्छा कर पाओगे। आपको पता है हम कई बार डेंटिस्ट के पास जाके बोलते हैं यार इसका हाथ बड़ा भारी था, मेरा मुंह सुजा दिया। अब क्योंकि उसकी फाइन मोटर अच्छी नहीं थी, मार्क्स अच्छे होंगे उसके डेंटिस्ट के रूप में। यस। मेरे ऐसे मतलब मेरे पास तो बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने डीएमआईटी टेस्ट करवाए, तो हमने देखा कई बार बड़े-बड़े सर्जन आते हैं हमारे पास और उनका इतना नंबर 1 नाम है अपने सिटी में। उनको मैं पूछती हूँ कि आपके स्कूल में मार्क्स कितने आते थे? बोले मैं बड़ा एवरेज था, पर आज मैं बहुत टॉप पे हूँ। तो मैं उनको दिखाती हूँ, बिकॉज़ आपका फाइन मोटर नंबर 1 पे था। और कई बार वो कहते हैं कि मेरे बेटे को भी मैं बना हूँ। मैं बोला नहीं, देखो फिर मैं बेटे का रिपोर्ट करके अगर उसमें नहीं आया, मैं मना करती हूँ। आपने नाम बनाया, ये नाम बिगाड़ेगा। अगर इसको बनाना ही है डॉक्टर, तो ये अलग फ़ील्ड में जाएगा। जैसे अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे और उनको अपने बच्चे को सर्जन ही बनाना था, पर वो मैनेजमेंट में अच्छा है।
तो हमने क्या कहा, आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट करवाइए, आपकी हॉस्पिटल संभालने का काम करिए, आप सर्जरी के लिए सर्जन बाहर से हायर कर लेगा। तो लाइकवाइज ये सब कुछ पता चलता है। आप विजुअल है, आप ऑडिटरी है, आप काइनेस्थेटिक है, ये पता चलता है। हर एक चीज सीखने के 3 तरीके होते हैं, देख के, सुन के, अनुभव से। जैसे चाय बनाना सीखना है तो वो ऑब्जर्व करना, कुछ लोग है ना हमेशा एकदम ध्यान से देखेंगे चाय कैसे बने, वो क्लिक कर लेते हैं। दूसरे होते हैं वो बातें करते हैं, ऑडिटरी, कि मतलब क्या करना है, चाय को उबलने देना है, 10 मिनट उबलने देना है, अरे तो देख तो रहा है, फिर बोल क्यों रहा है, क्योंकि तो ऑडिटरी है। इन काइनेस्थेटिक है ना, वो शांति से नहीं बैठेंगे, वो आके कुछ ना कुछ कर देंगे, बोले मैं बना के देख लो, मैं नहीं बोलूंगा। तो हर एक का अपना नंबर 1 होता है कुछ चीज़ पर जो हमें पता नहीं होता। तो होता क्या है, मदर अगर विजुअल रही है तो बेटे को क्या बोलेगी, बेटा पढ़। अगर बेटा ऑडिटरी है मतलब, तो वो 10 मिनट नहीं बैठेगा, वो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि उसको पढ़ने में इरिटेशन हो, उसका अल्टरनेट मेथड है। एंड जो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं ना, वो तो शांति से कभी नहीं बैठेंगे, वो तो अपना पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, मम्मी क्या बोलती, स्टॉप, कॉन्सेंट्रेट कर। पर आपको नहीं पता, जब वो पैर हिला रहा है वो अपना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर देंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज आपके अंदर है कि नहीं, वो भी पता चलता है। एक्यूरेसी लेवल इतना हाई है। इतना हाई है क्योंकि ये 100% आपकी फिंगरप्रिंट्स की एनालिसिस होता है, और फिंगरप्रिंट्स इतनी शार्प काम करती है कि एक एक डिजाइन आप बहुत ध्यान से देखना, अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है, इससे आपका नेचर, न्यूरॉन्स, ये सब पता चलता है। तो आपको इवन इफ लाइक, आप जैसे कोई लोग आते हैं कि मेरे बच्चे का अभी एक आया था कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं पायलट बनाऊं। हमने देखा जैसे आईक्यू का हम स्कूल में महत्व समझते थे ना, पर आईक्यू के अलावा और 4 क्वेश्चंस है, ईक्यू, सीक्यू, एक्यू, एसक्यू। हुँ। एक्यू की बात करें, जिसे एडवर्स एडी क्वेश्चन कहते हैं कि इमरजेंसी में तुम्हारा ब्रेन कितना रिस्पॉन्ड करता है। आपको पता है पायलट बनने के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है। आपने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि पायलट के सामने इमरजेंसी आई और उसने तुरंत ही डिसीजन लेके प्लेन को लैंड करवा दिया, और कुछ पायलट उसी जगह पे ब्लैंक हो जाते हैं। हुँ। ऐसे लोग आप देखना, ऑब्जर्व करना, और आप खुद भी जज करो कि अगर इमरजेंसी आती है तो कुछ लोग बड़े घबरा से जाते हैं, हुँ। 2 मिनट उनको कुछ नहीं सूझता, पर कुछ लोग उसी में बहुत शार्प डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप इमरजेंसी से घबराते हो तो नेवर गो इन पुलिस डिपार्टमेंट, हार्ट सर्जरी, पायलट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आपको वो पॉइंट पे ही डर जाओगे, ब्लैंक आ जाओगे और आपको रिजल्ट ना मिलेगा। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक रिपोर्ट, आप हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट करके हमें फिंगरप्रिंट्स भेज सकते हो। डिस्टेंस भी होती है, ऑफिस में भी आके लोग दे देते हैं। उसके 15-20 दिनों के बाद आपका रिपोर्ट जनरेट होता है, और रिपोर्ट जब जनरेट होता है उसके बाद कोई काम, मतलब मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगी, आपका कोई फायदा नहीं है जब तक मेरा आपके साथ 1 टू 1 काउंसलिंग ना हो। ओके। एंड इसके अंदर फिर मैं 1 घंटा आपके ऊपर बात करती हूँ। अच्छा। अगर मैं आपको कहूँ 10 मिनट अपनी टैलेंट और वीकनेस पे बात करो, आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। आपके रिपोर्ट के बाद मैं आपके ऊपर 60 मिनट बोलूँगी। ओके। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, वन मस्ट डू इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। या और आपके जो रिट्रीट्स होते हैं, उनके बारे में भी बताइए कि क्या-क्या आप लोगों को करते हैं और कोई एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस जो आपके पार्टिसिपेंट्स ऐसे कोई आए हों जिनके साथ यस। आपको लगा हो? वो भी? मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमने है ना एक बहुत अच्छा लेवल सेट किया है। तो लेवल क्या है कि पहले मतलब जैसे आप कभी भी आते थे, एक बिगिनर होते हैं, राइट? तो हमारा सबसे पहला लेवल 1 का प्रोग्राम है जिसका नाम है 2 फुल डेज़ हैप्पीनेस मास्टरी वर्कशॉप। तो ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है ना, इसके अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयर करते हैं, और उसके अंदर आपके मन के अंदर जो कचरा है, मैंने कहा ना, वो पूरा साफ करते हैं, और उसके अंदर नए-नए बीज बोते हैं। तो इसके अंदर 2 दिन 12-12 घंटे दोनों दिन होता है, सुबह 7 से शाम को 7, सैटरडे संडे में ऑर्गेनाइज होता है, और ऑल ओवर इंडिया से, जैसे अभी हम इस साल बड़ौदा में कर रहे हैं, मोस्टली मई महीने में हमारा वैकेशन के टाइम में 2 डेज़ वर्कशॉप होता है। हुँ। तो उस वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी टेक्निक, एक्टिविटी, मेडिटेशन, गेम्स, एक्सरसाइज एंड लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कांच के टुकड़ों पे चलाया जाता है, जलती हुई आग खिलाई जाती है, तो ऐसे ढेर सारा, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं कोई बहुत बड़े वैकेशन पे आया हूँ। तो 2 दिन में अब क्या होता है, वैकेशन में 10 दिन घूम के भी आओ, बट है ना, वापस आके ना आप जैसे थे वैसे होते हैं। हुँ। पर ये ना नया वैकेशन है, इसे मेंटल वैकेशन कहते हैं। माइंड ही चेंज हो जाता है, माइंड ही, हम कहते हैं मेरे वर्कशॉप पे आना, पहले अपने आप को बराबर देख के आना, क्योंकि वो लास्ट टाइम अपने आप को देख रहे हो। उसके बाद ये जो बाहर निकलेगा ना, वो कुछ नया ही पर्सन होगा। तो दैट इज़ अवर 2 फुल डेज़ वर्कशॉप, जो 2 दिन कर लेते हैं, फिर उसके लिए हमारा 4 डेज़ और एडवांस वर्कशॉप हो जाता है। हुँ। इससे भी और डिटेल में चले जाते हैं, और ये 4 डेज़ में 2 डेज़ की कोई भी बात, एक्टिविटी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, पूरा नया वर्कशॉप। तो ये 4 दिन हम लोनावला में सितंबर में मोस्टली कंडक्ट करते हैं, जब मॉनसून ब्यूटीफुली मतलब वहाँ पे होता है, और लोनावला बहुत अच्छा हिल स्टेशन बन जाता है। 4 दिन आप हमारे साथ वहाँ रहते हैं, और उसमें सबसे पहला नियम, 4 दिन के लिए डिजिटल उपवास। हुँ। तो नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, पूरा आप हमारे साथ रहोगे नेचर में, और वहाँ तो 15-15 घंटे हम सीखते हैं। सुबह 6 बजे से कई बार रात को 12 बजे तक सेशन चलता है।
तो उसमें बहुत सारे डीप लेवल पे ऑरा, एनर्जी, रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, ऑल्टरनेट थेरापीज, ये सब कुछ सिखा के बहुत डीप आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग होता है। और जो ये लेवल अचीव करता है उसके लिए फिर मास्टर प्रोग्राम, इससे ऊपर मतलब मुझे लगता है कोई और कुछ होगा। सो दैट इज अवर 8 days रिट्रीट एंड दैट इज अवर हिमालयन रिट्रीट। तो हम 8 दिन के लिए लोगों को हिमालय में ले जाते हैं और वहाँ तो जो होता है उसको तो मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। पर हमारा हिमालयन रिट्रीट इतना पावरफुल है, उसका एक एक्सपीरियंस। हमारे एक पार्टिसिपेंट आए थे, वो अपने मदर और सन हमारे वर्कशॉप में आए थे, और वो जो मदर थे, मतलब हस्बैंड तो उनके चले गए थे और वो और अपने सन के साथ आए वर्कशॉप में। वो इतना रोए, मतलब हिमालय में जब हमारे साथ लोग आते हैं सब रोते हैं, पर खुशी के मारे रोते हैं। इतनी खुशी जब उभर जाती है ना, जब आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो आपको कैसे उसको देख के खुशी हो जाती है, आंखों में आंसू निकलते, इतनी हैप्पीनेस लोग वहाँ फील करते हैं। तो वो लेडी बहुत रोए, बहुत खुश है, मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, अपना मतलब फीडबैक शेयर किया। फिर मुझे 1 साल के बाद पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था और उनकी डेथ अभी हुई है। और पता चला कि जब वो मेरे वर्कशॉप में आए थे ना, वो भी लास्ट स्टेज के कैंसर पे थे। और उन्होंने हमको इसलिए नहीं बताया कि वरना हम उनको मना कर देते। और इतना उन्होंने एन्जॉय किया, तो मरते वक़्त उन्होंने अपने बेटे को ये कहा कि मरने के बाद लास्ट याद के रूप में इस घर में मेरी तस्वीर हिमालय के हिमानी के वर्कशॉप की लगाना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। एंड और दैट इज़ आई फ़ील कि मेरा सबसे बेस्ट, मतलब मेरी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आप बेस्ट गिफ्ट हो गया। बेस्ट गिफ्ट हो गया, इससे बड़ा रिटर्न कुछ नहीं होता। तो दैट इज़ आवर 3 लेवल ऑफ हैप्पीनेस मास्टरी वर्कशॉप्स। हाँ, बहुत शानदार। तो हैप्पीनेस आपके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस से कोई भी इंसान अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है ये। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अभी कैंसर तो खैर बहुत ही कॉमन बीमारियां हो गई है, और जब बॉडी में स्ट्रांग बीमारी होती है तो लोग उस समय तो खुश नहीं रह पाते। क्या ऐसा दिया जाए कि वो ऐसे पेनफुल सिचुएशन में भी खुद को खुश रख पाए? जब भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ हो, हाँ। उस वक़्त ना अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। ओके। कहते हैं कि हम जिस तरफ ध्यान, वहाँ जहाँ जाता है वहाँ ऊर्जा बहने लगती है हम्म। और वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। तो जब भी पेन होता है और हम उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं ना, वो बढ़ जाता है। पर उस वक़्त अगर हम हमारी ज़िंदगी की कोई हैप्पी मेमोरी को फ़ोकस करें, हाँ। तो हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग ज़िंदगी में ना आज कोई बहुत पेन में है, आई कैन अंडरस्टैंड आप तकलीफ में हो, पर इतना कर सकते हो कि आँखें बंद करके अपनी ज़िंदगी की जर्नी में वापस जाओ और कुछ बहुत बढ़िया मेमोरी को रिकॉल करो। एक डॉक्टर थे जो बहुत फेमस थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे। हाँ। उनको जब भी मिलो वो हमेशा खुश रहते थे। तो किसी ने उनको पूछा कि डॉक्टर साहब, आप हमेशा खुश रहते हो, आपके खुशी का राज क्या है? बताइए। ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो सबके आते हैं, पर आपके तो डाउन में भी आप हैप्पी रहते हो। तो बोले, मैंने अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन अपनी ही दवाइयों से सीखा है। और वो लेसन ये है, जब मेरे पेशेंट आते हैं और कड़वी दवाई होती है, तो मैं उनको सिखाता हूँ कि कड़वी दवाई को क्या करना है, ऐसे उठाना, मुँह में करके यहाँ रखना और फटाक करके पानी पी के गटक लेना। उसका टेस्ट मत लेना क्योंकि वो बहुत वियर्ड टेस्ट होगा। और जब वो मीठी-मीठी गोलियाँ देते हैं ना, हम उनको सिखाते हैं कि गोली मुँह में रखो और उसे दबाते रहो, मज़े लेते रहो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो बोले, इस दवाइयों से मैंने सीखा कि ज़िंदगी में ना हमारे साथ यही होगा, दोनों दवाइयाँ आएगी, मीठी भी, कड़वी भी, यानी हैप्पी मेमोरीज़ भी, सैड मेमोरीज़ भी। बट जब भी सैड मेमोरी हो, करके गटक लो, भूल जाओ, उसको रिकॉल मत करो, उसका टेस्ट मत एन्जॉय करो। पर जब भी मीठी कोई गोली ज़िंदगी में मिल जाए, बस उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिकॉल करते रहो। तो जो आज पेन में है, कुछ ना करे, आँखें बंद करे, अपनी ज़िंदगी की अच्छी यादों में चले जाए, उसको बार-बार वापस जियो। हम क्या करते हैं, एग्ज़ैक्टली उल्टा करते हैं, वापस अपने सैड मेमोरीज़ को जीते हैं। और हम्म। सैडनेस प्रेज़ेंट में लाते हैं और सैडनेस फ्यूचर में भी भेजते हैं। पर उसकी जगह पे अच्छी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो जाओ पास्ट में, अच्छी चीज़ों को याद करो, अभी हैप्पी फ़ील करो, फ्यूचर में भी हैप्पीनेस भेजो। और अभी जैसे एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो पेरेंट्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मदर्स की, कि घर में कर्फ्यू लग गया है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे क्योंकि दिन भर गैजेट्स में है, वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। हुँ, और मदर्स उस चीज के लिए डिप्रेशन में जा रही है कि उन्होंने सारी पार्टीज बंद कर दी है उनको दिन भर वो उस बच्चे के पीछे रहना है, और वो बच्चा तो बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। राइट। तो उस समय भी इनका हैप्पीनेस काफी ऊपर नीचे हो जाता है लेवल, तो उसको कैसे मेंटेन करें? ये 10th और 12th है ना, इसका दुःख मैंने भी झेला हुआ है। क्योंकि घर में जो कर्फ्यू लगता है, मम्मी-पापा जो माहौल बनाते हैं ना, इतना गंभीर। और हम एज़ अ स्टूडेंट, मैं इस चीज़ को जज कर रही हूँ कि हम 10th-12th में ऐसे हो जाते थे कि यार अगर इसमें कुछ नहीं हुआ ना, तो हमारा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। हम ये मानते थे कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो मतलब ज़िंदगी बन गई, और नहीं आए तो हमारी ज़िंदगी यहीं बिखर गई। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आज मैं रियल लाइफ़ में जब जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ,
आज मैं इतने सारे लोगों को टॉप पे बैठे हुए देखती हूँ, उनको 10th के मार्क्स तो याद तक नहीं है। तो 10th और 12th इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं कि यहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय होगी, राइट? तो मदर एंड फादर को मैं खास कहूँगी, बच्चे तो बच्चे ही हैं, पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, 10th और 12th का महत्व कम करके उनको ना ज़िंदगी के लिए तैयार करो। ये 2 साल के मार्क्स से ना ऐसा नहीं होगा। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, जेईई में बंदा है, टॉप करता है और उसका रील है ना अभी बहुत वायरल हो रहा था, मैं भी उसको ऑब्जर्व कर रही थी कि वो टॉप करता है और उसकी मम्मी और उसके टीचर्स को डांस करवाना चाहते हैं, पर आप उसको देखो, वो इतना सहमा हुआ है, इतना स्ट्रेस में लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका भी क्या फ़ायदा कि आप इतना अचीव कर रहे हो और उसके सामने आपको इतना ज़्यादा मेंटली टेंशन लेना पड़े। तो मुझे बहुत प्यार है उस बच्चे के ऊपर कि यार मैं उसको ये सिखाऊँ कि ज़िंदगी में सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुझे जीना भी है, तुझे खुश रहना भी है, तुझे बहुत कुछ अभी करना है। तो मैं ख़ास कहूँगी कि आप अपने बच्चे की ना ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करो। उसकी हर जगह पे स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो, रिश्ते में कैसे बिहेवियर करना है, ये उसको समाज में आए, उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस दो, दुनिया कैसे काम करती है, फैक्ट्रियाँ कैसे चलती है, दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज़ है, उसको घुमाने ले जाओ, उसको नई-नई चीज़ें सिखाओ, उसको ऐसा बोलो कि हर साल तू एक टैलेंट अपना नई, उसको नई भाषा सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ, स्पोर्ट्स सिखाओ, म्यूज़िक सिखाओ। सिखा-सिखा के अपने बच्चे को ना हर तरह से एकदम ऐसा कर दो कि जहाँ पैर रखे वो कुछ अपना इनपुट दे सके। नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा बन जाए। सो नॉट ओनली एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, पर वो एक जस्ट पार्ट है लाइफ का, राइट? हमें जिंदगी के लिए उसको तैयार करना है। सबसे पहले तो उसके माइंड को उसको प्रिपेयर करो कि बेटा हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, हाउ टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स। ये सारे स्किल्स माँ बाप देना भूल जाते हैं और सिर्फ बोलते हैं, तू पढ़ मार्क्स अच्छे ला, तू पढ़ मार्क्स अच्छे ला। अरे एक मार्क्स, एक 10th का सर्टिफिकेट आपकी जिंदगी 10 नहीं कर सकता। ऐसा हो ही ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो 10th में टॉप में आया, ज़िंदगी में इतने आगे नहीं हैं, और वो लोग धीरूभाई अंबानी जैसे जो पढ़े भी नहीं थे और रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा करके गए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमेशा बात करनी चाहिए, तो मम्मियों को टेंशन छोड़ना चाहिए और मेरा बच्चा और भी बेहतरीन ज़िंदगी को कैसे जी सके, उसको जिसमें मज़ा आ सके, वो दे सके, वो करिए। और आपको बच्चा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी है, आप एक काम करो ना, उसके साथ अपना समय स्पेंड करो। उसके साथ कुछ खेलो, उसके साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना क्रिएट करो। आप दोनों कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ साथ में करो कि चलो बेटा हम दोनों ना स्विमिंग जॉइन करते हैं, हम दोनों ना टेनिस करते हैं, हम दोनों ना हारमोनियम सीखते हैं। फिर देखो आपका बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड कैसे करता है। तो बेस्ट फ्रेंड बनाओ अपने बच्चे को। या बहुत, बहुत शानदार। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है मानी जी कि आपने इतना वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, तो आपको क्या डिफ़रेंस लगता है इंडिया के ऑडियंस में और जो वर्ल्ड के जो आपके ये जो हैप्पीनेस के वर्कशॉप्स में ऑडियंस रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफ़रेंस लगता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना आज भी ये सब कुछ सीखने की ना अवेयरनेस नहीं है। ओके। इंडिया में एक तकलीफ है क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपया है बर्बाद करने के लिए, हम हर मौज शौक पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट जब लर्निंग की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। मैं टोनी रॉबिन्स के एक वर्कशॉप में गई थी, जो मतलब वर्ल्ड के इतने रिनाउंड स्पीकर है, 1.5-2 लाख के आसपास की इसकी फीस थी, 3 दिन का वर्कशॉप था। जब मैं वहां गई ना, तो मेरे मन में जाने से पहले, पहली बार जा रही थी, लंदन में जा रही थी, तो मुझे लगा शायद 200-500 लोग मेरे जैसे आए होंगे उस वर्कशॉप पे। मैं अरेना में एंट्री लेती और मैं 2 मिनट तो शॉक हो गई कि उस हॉल में 13,500 लोग बैठे थे और वो भी 67 कंट्रीज से आए थे। ऐसे में ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले की बात करी। एंड एट द टाइम आई रियलाइज कि पूरे वर्ल्ड में इसकी अवेयरनेस है, पर इंडिया से कितने लोग आए, बोले खाली 11 इंक्लूडिंग मी। तो इंडिया में आज भी सीखने के लिए पैसा नहीं है और लोग ये कहते हैं कि इंडिया में तो बहुत गरीबी है, हम तो बहुत गरीब है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे। मेरे भाई, हम सही दिशा में नहीं, हम गरीब नहीं है, क्योंकि आप गूगल सर्च करो, इंडिया में एक दिन में कितने करोड़ों का लोग तंबाकू खा जाते हैं, कितने करोड़ों का दारू फूकते हैं, एकदम सच है। राइट? तो कहने का बात यही है, लर्न करो, तो ये प्रॉब्लम था। यस। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, पर मैं एक फाइनल मैसेज चाहूँगी कि आप ऑडियंस को दें कि जिससे वो अपना हैप्पीनेस लेवल को हमेशा मेंटेन रख सकें। जिंदगी में अगर अपना हैप्पीनेस लेवल मेंटेन करना है, तो मैं आपको इतना ही कहूंगी आज इस माध्यम से कि लाइफ में आपको जो दिल से सही लगता है, जो आप सच में करना चाहते हैं ना, वो करिए। दुनिया समाज की ज्यादा परवाह मत कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एक बार ऐसा होता है कि एक इंसान समंदर के किनारे खड़ा है और अचानक एक लहर आती है, उसकी चप्पल बह जाती है। वो समंदर की रेत पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है कि ये समंदर चोर है। उसके आगे एक मछुआरा समंदर से बहुत सारी मछली लेके बाहर आ रहा है और वो समंदर की रेत पे लिखता है कि समंदर तो ना पालनहार है, आज इसकी वजह से मेरे घर में खाना आएगा। थोड़ा सा आगे निकलता है और अचानक वहां एक लेडी होती है जिसका बेटा समंदर में डूब के मर गया। वो समंदर की रेत पे लिखती है, समंदर तो हत्यारा है।
और उसी के आगे एक इंसान हताश है, गरीब है, कुछ ज़िंदगी में तकलीफ़ें चल रही है और अचानक उसको बेशकीमती पर्ल मिल जाता है और वो पर्ल को देख के, वो मोती को लेके कहता है समंदर तो दानी है। थोड़ी ही देर में एक लहर आती है और सारी लिखी हुई चीज़ों को मिटा देती है और वो अपने काम में लग जाती है। तो समंदर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि दुनिया ने अप्रिशिएट किया, कि दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया, वो सिर्फ़ अपना काम करता है। तो आप सिर्फ़ अपना काम करो, दुनिया आपको अपने लेवल पे जज करती है। तो यस। दुनिया की वजह से हाँ, दूसरों का नुकसान नहीं करना है, दूसरों को बुरा नहीं करना, पर जिसमें आपका बुरा हो जाए ऐसा भी नहीं करना है। तो अपना काम करते चलो। बहुत शानदार रहा ये आपके साथ। कुछ रैपिड राउंड हम करना चाहेंगे हिमानी जी। यस, तो हैप्पीनेस इन वन वर्ड, स्माइल, वन बुक एवरीवन मस्ट रीड, भगवद गीता, ओके, वन डेली नॉन नेगोशिएबल हैबिट, खुश रहो, मनी और पीस, पीस, हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप। माई माई। वाओ! थैंक यू so much. Thank you so much.